We have today here with us Indian Medguru, who is the head of department in cardiology AIMS, is also known to have done researches on reversal of heart diseases by yoga practice and diet control. He is credited with over 300 articles and 4 books on cardiology. The Government of India awarded him the civilian honor of the Padma Shri in 2004. He conducts regular camps on yoga, meditation, and lifestyle, and we are really glad that he's associated with Ayushman, Dr. S.C. Manchanda. Can we have a big round of applause for him? नमस्कार। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बुलाया। ये कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा रोल है आजकल के ज़माने में, क्योंकि ये बात करते हैं होलिस्टिक हेल्थ की। आपने जैसे सुना, मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 40 साल तक रहा हूँ, प्रोफेसर रहा कार्डियोलॉजी का, और मैं गंगाराम हॉस्पिटल पिछले 20 साल से हूँ। लेकिन मैं होलिस्टिक हेल्थ में बिलीव कर रहा हूँ पिछले 25-30 साल से। मैं जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में था तो हमने एक बहुत बड़ी रिसर्च की थी, रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज़ बाय योगा लाइफस्टाइल। तब से लगातार हम रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ज़माना है साइंस का है। जब तक आपके पास रिसर्च नहीं होगी लोग मानते नहीं हैं। तो तब से मैं रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ, पिछले योग के पिछले कोई 25 साल से। और अब इतना इसके अंदर रिसर्च हुई है, ख़ासकर इंडिया में बहुत हुई है, और इंटरनेशनल रिकग्निशन हो गई है। अब बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की सोसाइटी है, डायबिटीज़ की सोसाइटीज़ है, वो सब कहते हैं कि योग से बहुत फ़ायदा होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। आप सभी एक्सपर्ट हैं, मैं योग में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको अपने पेशेंट में फॉलो करता हूँ। तो होलिस्टिक लाइफस्टाइल के बारे में बताऊँगा क्या मतलब है। देखिए, हम डॉक्टर लोगों को इलाज करते हैं, डिफरेंट तरीके हैं, एलोपैथिक है, आयुर्वेदा है, सभी अच्छे सिस्टम्स हैं। लेकिन होलिस्टिक सिस्टम क्या है? होलिस्टिक सिस्टम ये है कि हम सिर्फ शरीर को नहीं, हम उसके मन को और उसकी आत्मा को भी ट्रीट करते हैं। यानी कि एक मनुष्य, आपको पता है कि सिर्फ एक शरीर नहीं है, उसके अंदर मन भी है और आत्मा भी है। वो सारी बीमारियां जो है मन से उत्पन्न होती हैं, और अगर आप उसका इलाज करेंगे, मन का भी और शरीर का भी और आत्मा का भी, तो आप देखेंगे इन बीमारी को बहुत फ़ायदा होता है। तो होलिस्टिक मेथड्स बहुत सारे हैं, लेकिन योग एक बहुत सरल तरीका है। योग, जैसे आपको तो ज़्यादा पता है, केवल कुछ आसन्स नहीं। जब मैंने रिसर्च शुरू की, मरीजों ने कहा सभी बड़े मुश्किल है, बड़े आसन्स हैं। ये केवल आसन्स नहीं है, एक पूर्ण जीवन शैली है। इसके अंदर ना केवल हम आसन करते हैं, इसके अंदर खान पान भी ठीक रखना है, इसके अंदर हमें मानसिक तनाव से दूर रहना है, और नशीली वस्तुओं का, जैसे कि तंबाकू और शराब का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये योग है एक सबसे अच्छी, जिसको जीवन शैली कहते हैं। क्योंकि जब से हमारी जीवन शैली ख़राब हो गई है तो बहुत भयंकर बीमारियां पैदा हो गई। अभी आपने सुना हार्ट डिजीज़ के बारे में, लेकिन मैं बताना चाहूँगा हार्ट डिजीज़ के साथ साथ दूसरी बीमारी, जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। पुराने ज़माने में इन्फेक्शस डिजीज़ होती थी हमारे देश में, तो उससे लोग मरते थे, प्लेग से या दूसरे। वो कम हो गई हैं, हालांकि गई नहीं है। अभी आपने कोविड देखा। लेकिन अब ये जो भयंकर बीमारी, जिनको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई है, जिसके अंदर हार्ट डिजीज़ सबसे ऊपर है। उसके बाद डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, मानसिक तनाव है, टेंशन, और भी कई बीमारियां हैं, अस्थमा की बीमारी है, जोड़ों की तकलीफ़ें हैं, इवन कैंसर पार्टली इससे रिलेटेड है। तो ये भयंकर बीमारियां हैं, जिससे अब ज़्यादातर 70% लोगों की मौत हमारे देश में सिर्फ इन बीमारियों से होती है। और हार्ट डिजीज़ सबसे ऊपर है, क्योंकि हार्ट डिजीज़ के कारण तकरीबन 30% लोगों की मौत होती है। हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और छोटी उम्र में हो रही है। और ये कैलकुलेट किया गया है कि एक साल में 25 लाख लोगों की मौत होती है। तो सबसे भयंकर बीमारी है, 1 मिनट में 5 लोगों की होती है। और इसी तरह आप डायबिटीज़ वगैरह मिला लें या ब्लड प्रेशर मिला लें, वो उनसे मिला के बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, 60% लोग या 70% लोग, 60 से 70% हमारे देश में इन बीमारियों से इनकी मौत होती है। तो इन बीमारियों को कारण मैंने बताया, जैसे जीवन शैली हमारी ठीक नहीं है। जीवन शैली का क्या अर्थ है? जीवन शैली के 4 अंश हैं। हमारा खान पान, भोजन खराब हो गया है। दूसरा, शारीरिक व्यायाम कम हो गया है।
तीसरा मानसिक तनाव बढ़ गया है, और चौथा हमने कुछ नशीली वस्तुओं का जैसे तंबाकू का, शराब का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है। इनके कारण बीमारियां हो रही हैं, और बीमारी एक दिन में नहीं होती, बीमारी को 30-40 साल लगते हैं। जैसे हार्ट डिजीज़ के बारे में बात करूँगा, बाकी बीमारियां भी इससे जुड़ी हुई हैं, जैसे मैंने बताया शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर की, और भी सब इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तनाव के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये 4 चीज़ें जिससे हम ये बीमारियां होती हैं। सबसे पहले खान पान, और मैं देख रहा था थीम यहाँ का है मिलेट्स फॉर फूड फॉर रिजुविनेशन। तो खान पान का बहुत बड़ा संबंध है हार्ट डिजीज़ के साथ, ना केवल हार्ट डिजीज़ और भी डायबिटीज़ और दूसरी हाई ब्लड प्रेशर वगैरह। तब कौन सा भोजन है जो हमें ये हार्ट डिजीज़ करता है? हमारे पास डाइटिशियंस हैं जो आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन एज ए ले पर्सन मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रिफाइंड फूड्स आए हैं, इनकी ये सबसे मुख्य कारण है। रिफाइंड फूड्स में क्या चीज़ें हैं? जैसे हमने गुड़ को रिफाइन करके चीनी बना दी, तो चीनी इस वक्त मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया। चीनी से सभी को पता है कि डायबिटीज़ हो जाती है, चीनी से मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है, लेकिन चीनी से ब्लड प्रेशर होता है और हार्ट डिजीज़ होती है, क्योंकि इससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। तो चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यही हम कहते हैं। उसकी जगह आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जो रिफाइंड नहीं है। अगर चीनी ख़त्म कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो बीमारी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो रिफाइंड चीज़ आपको चीनी इस्तेमाल नहीं करनी। अब चीनी की जगह लोग सब्सिट्यूट्स करते हैं, शुगर सब्सिट्यूट्स, जैसे ज़ीरो कैलोरीज वगैरह चाय में डाल लेते हैं, वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। जो शुगर सब्सिट्यूट्स हैं वो और भी ख़तरनाक है, उनको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। आप गुड़ कर सकते हैं इस्तेमाल, दूसरी जागरी कर सकते हैं, इसकी कुछ और शुगर है जो हम मिलती नहीं यहाँ पे, जैसे खजूर की शुगर है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन गुड़ का इस्तेमाल करें तो बीमारी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले देसी खांड ले सकते हैं, वो ज़रा कम रिफाइंड है। जैसे रिफाइंड किया ना, देखिए गुड़ के अंदर से हमने अच्छी चीज़ें निकाल ली, उसके अंदर से फाइबर निकाल लिया, उसके अंदर जो विटामिन वगैरह होते हैं, आयरन वगैरह सब खत्म हो जाता है। और जैसे ही हम रिफाइन करते हैं, तो जैसे ही हम चीनी लेते हैं एकदम एब्जॉर्ब हो जाती है, उससे इंसुलिन होती है, और इंसुलिन जब बार बार ऐसे सीक्रेट होती है तो उससे हमारे ब्लड वेसल्स, कैंक्रिया सब डैमेज हो जाता है, इससे हार्ट डिजीज़ और ये हो जाता है। तो इसलिए हमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी चीज़ जो रिफाइन कर दी है हमने, आटे को रिफाइन करके मैदा बना दिया। मैदा भी उतना ही खतरनाक है। अब जब भी जाए बाज़ार में सभी मैदे की चीज़ें मिलती हैं, समोसा वगैरह है, या हम ब्रेड खाते हैं, वाइट ब्रेड, वो भी डेंजरस मानी गई है। हमें वाइट ब्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि वो मैदे की बनी हुई है। उसकी जगह ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, जिसको होल व्हीट कहते हैं। ब्राउन ब्रेड भी ऐसे कलर्स में आती है, वो ठीक नहीं है जो बाज़ार में मिलती है, लेकिन किसी बेकरी से बनवा लें आटा ब्रेड तो वो ठीक रहेगी। 70-80% उसमें व्हीट होता है। इस तरह ये बिस्किट्स वगैरह जितनी बेकरी आप देखते हैं सब मैदे की हैं, तो वो आटे की लें तो ज़्यादा अच्छा है। आजकल मिलता है, आटे का मिलता है। और अगर आप ये मिलेट्स वाले भी आजकल आपको बिस्किट वगैरह मिलते हैं, उसके अंदर देखिए चीनी नहीं हो, और मिलेट्स तो बहुत ही अच्छी चीज़ मानी गई है, क्योंकि वो रिफाइंड नहीं है और इससे बीमारी कम हो जाती है। इसके ऊपर काफ़ी है, ज्वार, बाजरा और दूसरी जो चीज़ें हैं, इससे कम हो जाता है। तो ये दूसरी चीज़, मैदे का इस्तेमाल नहीं करना। ये नूडल्स वगैरह जितनी भी पूरी वूरी खाते हैं, ये सब मैदे की है, आटे की ठीक है। तो ये भी उतना ही खतरनाक है जितना चीनी है। तीसरी चीज़, हमने चावल को रिफाइन कर दिया। ये सफ़ेद चावल ठीक नहीं है, हमें ब्राउन राइस लेना चाहिए जो पॉलिश नहीं है। तो ये चावल का भी बहुत बड़ा रोल है। एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है बहुत कंट्रीज़ में, जिसमें ये दिखाया गया है कि जो वाइट चावल ज़्यादा लेते हैं उनको बीमारी ज़्यादा होती है। साउथ इंडिया में बीमारी ज़्यादा हो रही है अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ इंडिया के बराबर, क्योंकि पहले वो चावल दूसरा लेते थे जो ब्राउन राइस इसको कहते हैं। पार बॉयल भी ले सकते हैं, सैला भी ले सकते हैं, लेकिन रिफाइन नहीं होना चाहिए। तो चावल का भी ध्यान रखें कि ब्राउन राइस लीजिए, उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि फाइबर वगैरह निकाल लेते हैं, विटामिन निकाल लेते हैं जब करते हैं। और चौथी चीज़ जो रिफाइन किया, वो तेल को रिफाइन कर दिया। तो रिफाइंड तेल आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके ऊपर बहुत बड़ी स्टडीज़ की हुई हैं, लोगों ने की हुई हैं, क्योंकि जैसे हम रिफाइन करते हैं उसके अंदर बुरे पदार्थ पैदा होते हैं, जिसको ट्रांस फैट्स कहते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे आपको कैंसर तक हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है। तो रिफाइंड तेल इस्तेमाल नहीं करना। रिफाइंड वर्ड तो बहुत अच्छा लगता है कि प्योर कर दिया, लेकिन हम साइंटिफिकली कहते हैं उसको स्पॉइल कर दिया हमने। तो कोई भी रिफाइंड चीज़ उसको कहिए ख़राब चीज़ है, हम उसको नहीं खाएंगे। तो कच्ची खाने का सरसों का तेल सबसे अच्छा माना गया। एक स्टडी हुई है कि सरसों के तेल खाने से 70% हार्ट अटैक कम हो सकते हैं। इंडिया से स्टडी हुई है, क्योंकि इसके अंदर अच्छा फैट, जिसको ओमेगा 3 कहते हैं, वो होता है। इसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स कम होते हैं। तो कोई भी तेल इस्तेमाल करें वो नॉन रिफाइंड हो। कच्ची घानी का सरसों का अच्छा है,
एक्स्ट्रा वर्जिन आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, कनोला ले सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन का मतलब है वो रिफाइंड नहीं है। कई कंपनियों ने अब रिफाइंड बनाने शुरू कर दिए तेल, वो ठीक नहीं है। आजकल वो घी भी अच्छा माना गया, देसी घी जो है गाय का, वो ले सकते हैं। आजकल फैट से बीमारी नहीं होती। हम पहले थे कोलेस्ट्रॉल से होती है, कोलेस्ट्रॉल से नहीं होती। कोलेस्ट्रॉल आप खा सकते हैं, मक्खन भी खा सकते हैं, थोड़ा सा आप मलाई वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेंगे तो लिवर कम बनाता है। 85% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे लिवर से बनता है। अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाएंगे जैसे मक्खन वगैरह तो उससे कम बनेगा लिवर। तो इसलिए आजकल घी इतना खतरनाक नहीं माना गया जितना कि ये रिफाइंड चीज़ें। तो ये 4 रिफाइंड चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, इसकी जगह रॉ करनी है। और मैंने जैसे बताया ये तो सबसे अच्छी चीज़ें हैं जो आप लेते हैं, मिलेट्स वगैरह है, इससे काफ़ी इसके ऊपर स्टडीज़ हैं कि ये इससे डिज़ीज़ कम होती है, इससे ब्लड प्रेशर कम होता है, इससे डायबिटीज़ कम होती है, हार्ट डिजीज़ भी कम हो सकती है। इसी तरह हमें जो ये फ्रूट खाने को उसमें रख दिया जाता है जिसको हम अल्ट्रा रिफाइंड कहते हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। आपको खाना फ्रिज के अंदर रख दीजिए महीनों तक और उसके बाद में उसको गर्म करके खाइए, वो भी ठीक नहीं है। तो ये जितने भी फ्रोज़न फूड्स वगैरह हैं, प्रोसेस फूड्स जिनको कहते हैं, वो बहुत ख़तरनाक हैं। जितने भी ये चिप्स वगैरह लेते हैं ये सब प्रोसेस फूड्स हैं। तो प्रोसेस फूड्स नहीं खाइए। तो ये अगर आप ये खाना बंद कर देंगे, रिफाइंड फूड और प्रोसेस फूड्स, तो बीमारी कम हो सकती है। इसके साथ साथ नमक का प्रयोग थोड़ा कम करना चाहिए। नमक का रिलेशन ब्लड प्रेशर से है और WHO ने अभी कहा है 2025 तक हम अगर 25% नमक कम कर दें तो हार्ट डिजीज़ भी 25% कम हो जाएगी। तो ऊपर से नमक नहीं डालना है हमें खाने में, थोड़ा कम कर दें तो अच्छा रहेगा। तो ये खान पान के बारे में है। और क्या खाना चाहिए, जैसे मैंने बताया आपको, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, अच्छे हैं। एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है सारे वर्ल्ड में 52 कंट्रीज़ में, उसमें दिखाया गया इंडिया में ये ज़्यादा बीमारी क्यों हो रही है, क्योंकि हम फल और सब्जियां नहीं खाते। हमारे देश में बहुत मिलती हैं लेकिन हम नहीं कम खाते हैं। अगर ज़्यादा खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, दिन में 2-3 दफ़ा खाना चाहिए। कोई भी सीजनल है, ज़रूरी नहीं महंगा ही हो, सस्ता फ्रूट भी जैसे अमरूद है इतना ही अच्छा जितना सेब है, तो सीजनल होना चाहिए। तो फ्रूट खाने से फ्रूट के अंदर फाइबर होता है, फ्रूट के अंदर कुछ और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बीमारी को कम कर सकते हैं, इवन डायबिटीज़ को कम कर सकते हैं। इवन आम बुरा नहीं, आम बहुत अच्छा है, आम से डायबिटीज़ नहीं होती है। लोगों के अंदर बहुत है कि ये मीठा चीज़ है इसलिए से, किसी फ्रूट से डायबिटीज़ नहीं होती है क्योंकि वो नेचुरल फूड है। उसके अंदर शुगर जो होती है फाइबर के साथ होती है, उससे बढ़ता नहीं है। स्टडीज़ हुई हैं कि आम भी खा सकते हैं डायबिटिक लोग जो हैं। अभी डाइटिशियन अब आपको डिटेल बताएगी, लेकिन एज ए ले पर्सन आप चलेंगे मीठा फ्रूट वगैरह ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड़ ले सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, नमक कम लेना है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने हैं, सीजनल लेने हैं। आपने देखा होगा कई दफ़ा ये इंपोर्टेड आ जाते हैं, स्टिकर लगा होता है सेब के ऊपर, वो सबसे बेकार है क्योंकि उसको 3 महीने पहले तोड़ा गया, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा गया, फिर आर्टिफिशियल राइप किया गया। हालांकि वो लगता बहुत अच्छा है लेकिन वो सीजनल खाना चाहिए, फ्रेश खाना चाहिए। अगर उस कोल्ड स्टोरेज का है तो वो बेकार है। तो ये फल और ये लीजिए, नट्स भी अच्छे हैं, बादाम, अखरोट, इवन काजू अच्छा है। अब लोग काजू से डरते हैं कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल 0 होता है उसके अंदर, तो काजू के ऊपर भी स्टडीज़ हैं कि ये भी अच्छा है हमारे लिए। बादाम, अखरोट तो बहुत ही अच्छे हैं, मूंगफली भी उतना ही अच्छा है। तो ये नट्स आपके लिए अच्छे हैं। ये इसके ऊपर भी काफ़ी स्टडीज़ में, जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ वगैरह कम होती हैं। और हमें बाज़ार का खाना नहीं खाना है क्योंकि बाज़ार के अंदर जो मिलती हैं चीज़ें वो ज़्यादातर रिफाइंड होती है और तेल बहुत ख़राब यूज़ करते हैं। एक ही तेल सबसे ख़राब है हमारे लिए और वो है ट्रांस फैट्स, जिसको वनस्पति कहते हैं। ये वनस्पति घी का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। आप देखेंगे जो रेस्टोरेंट्स हैं, इवन बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं जो फॉरेन हैं, जैसे कंपनीज हैं मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा, और वो भी कई दफ़ा ये यूज़ करते हैं जिसको हम ट्रांस फैट्स कहते हैं। और बाहर का खाना इसलिए नहीं खाना है, हलवाई चाहे तेल को इस्तेमाल करते हैं, बार बार गर्म करते हैं, बार बार गर्म करने से तेल को उसके अंदर ट्रांस फैट्स पैदा हो जाते हैं, तो इसलिए ठीक नहीं है हमें करना। तो खान पान का ध्यान रखें और शाकाहारी रहिए। इसके ऊपर बहुत स्टडीज़ हुई हैं, जो लोग मीट नहीं खाते, अंडे नहीं खाते, उनको बीमारी कम होती है क्योंकि जो वेजिटेरियन फूड है उसके अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल तो होते ही हैं, फाइबर होता है, फाइबर किसी मीट में नहीं पाया जाता। तो इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट वो अच्छी मानी गई, वेजिटेरियन डाइट अच्छी मानी गई। और हम तो कहते हैं कि शुरू से यही योग के अंदर भी सात्विक डाइट है जो मैं बताना चाहता हूँ। ये तो ये डाइट के बारे में है।
डाइट के बारे में डिटेल में और बताएंगे, हमारी डाइटिशियन है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसके अंदर, लेकिन एज ए ले पर्सन आई कैन से दैट ये प्रूव हो चुका है, जो मैं जितनी मैंने आपको बातें बताई इसके ऊपर साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, जो मैंने बताया हज़ारों स्टडीज़ हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि ये रिफाइंड फूड हमारे लिए ख़राब है और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमारे लिए अच्छे हैं। इसके साथ साथ मैंने बताया लैक ऑफ एक्सरसाइज, जैसे जैसे लोग गांव से शहरों में आते हैं शारीरिक व्यायाम ख़त्म हो जाता है, तो आधा घंटा अगर रोज़ घूमेंगे, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन हर रोज़ करना है आधा घंटा, और हफ्ते में 7 दिन रोज़ करनी चाहिए। इससे न केवल हार्ट को फ़ायदा होता है, सारे शरीर को फ़ायदा होता है। ये देखा गया है कि एक्सरसाइज करने से हमारा वज़न कम होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, डायबिटीज़ कम हो जाती है 30%, और इवन हाई ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है 30%। तो अगर लोग दिल्ली में घूमने शुरू कर दें 30% तो बीमारी कम हो जाएगी। तो ये हमने देखा, बड़ी बड़ी कॉलोनी में, न्यू राजेंद्र नगर में रहता हूँ, बड़े बड़े लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लेस देन 1% ही। तो इसलिए एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ मैंने बताया कि नशीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं, सभी को पता है कि तंबाकू हमारे लिए बहुत खतरनाक है, सभी को पता है, लेकिन ये पता है कि तंबाकू से हमें कैंसर होता है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है इससे हार्ट डिजीज़ होती है। 30 साल के हमने देखे हैं लोग, यंग पर्सन जिनको हार्ट अटैक हुए, और उसका एक मेन कारण तंबाकू था, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना या तंबाकू को चबाना। तो ये जर्दा पान मसाला हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे न केवल हार्ट डिजीज़ होती है, कैंसर होता है, गले का कैंसर हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। तो ये तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ये तो सभी को पता है। अब शराब का भी पहले कहते थे कि आप ले सकते हैं, अब स्टडीज़ हुई हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं कि ज़रा सा भी शराब को टच करने से हमें बीमारी हो सकती है, तो उसका भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये तीसरी चीज़ हुई कि नशीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है। चौथी चीज़ है कि हमें तनाव से दूर रहना है। ये सबसे मुश्किल काम लगता है कि जो हम मरीज़ों से डील करते हैं, तो कहते हैं डॉक्टर साहब हम खाना भी बदल लेंगे, सैर भी कर लेंगे, लेकिन ये तनाव तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो हम ये कहते हैं कि बिल्कुल गलत है, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। इससे तनाव के कारण बहुत भयंकर बीमारियां हो रही हैं, सभी को पता है, इससे एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन अब पता चला है कि जब हमें तनाव होता है, टेंशन होती है, तो हमें हार्ट डिजीज़ हो सकती है, हमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ हो सकती है। क्यों ऐसे होता है? जब तनाव होता है तो हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जो हमारे शरीर को डैमेज कर सकते हैं, ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकते हैं। और आपने सुना होगा तनाव के कारण ब्लड प्रेशर कितना बढ़ जाता है। तनाव के कारण मैंने एज ए हार्ट स्पेशलिस्ट देखा, लोगों की सडन डेथ हो गई। कोई उन्होंने खबर सुनी जो बहुत ख़राब है, उसको सुनते ही उनका हार्ट फेल हो गया, क्योंकि तनाव के कारण कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं, कैटेकोलामीन्स कहते हैं, जिससे हार्ट इरेगुलर हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो तनाव को दूर करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका योग का है। तभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 7 साल पहले इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कहा। अब सारी दुनिया मानती है इसके, और दूसरा मानने का कारण ये इसके ऊपर रिसर्च इतनी हुई है, कम से कम 10,000 पेपर्स हैं, उसमें से हमने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किए हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि ये सबसे अच्छा तरीका है तनाव को दूर करने के लिए। तो ये टेंशन जो है ये हमारे लिए बहुत ख़राब है, इससे बहुत भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। सिर दर्द आपको सभी को होता होगा, सिर दर्द का कारण कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड प्रेशर से सिर दर्द यूजुअली नहीं होता, यूजुअली इसका कारण तनाव है। और एक बहुत बड़ी स्टडी अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हुई है, आधे सिर का दर्द जिसको माइग्रेन कहते हैं, वो भी ठीक हो सकता है योग के द्वारा, अगर आप इसको करेंगे। आपको पता है तनाव के कारण ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, ये काफ़ी प्रूव हो चुका है, इसके ऊपर बहुत स्टडीज़ हैं। हार्ट डिजीज़ हो जाती है, जिसके कारण जोड़ों की तकलीफ़ें हो सकती हैं, इसके कारण हमें दमा तक हो सकता है, वर्सनिंग ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, इसके कारण पेट की तकलीफ़ें, इरिटेबल बाउल, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सभी रिलेटेड हैं स्ट्रेस के साथ। तो इसलिए स्ट्रेस को हमें दूर करना है, और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है। यही हम कहते हैं कि दुनिया में कोई तनाव नहीं है, हम पैदा करते हैं। दुनिया में कभी अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ हो रही है, लाइफ हम ये कहते हैं योगा में कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, कभी तो उसमें अच्छी बात होगी, कभी बुरी बात होगी, ये नॉर्मल है। दुनिया को नहीं आप बदल सकते, अपने को बदलिए, उसका असर नहीं हो, वही योग है असली। तो हमने अपने मरीजों से यही सीखा कि जो लोग योग करते हैं, यानी कि उनको बाहर की चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अच्छी बात करता है, बुरी बात करता है, वो नॉर्मल है, तो उससे तनाव कम होता है और बीमारी काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। तो ये 4 कारण हैं जिसके कारण ये भयंकर बीमारियां पैदा हो रही हैं। बचपन से अगर इनका ध्यान रखें कि बीमारी हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए हम कहते हैं
हार्ट डिजीज़ जो पैदा होती है वो 10 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, पर धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जो हमारी आर्टरीज़ हैं, कॉर्नरी आर्टरीज़ जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, वो 10 साल की उम्र से उसमें कोलेस्ट्रॉल जैसा पदार्थ जमना, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। 40-50 के बाद जब 100% ब्लॉक हो, हार्ट अटैक हो सकता है या एंजाइना हो सकता है। लेकिन इनका कारण ये चारों चीज़ें ही हैं। अगर चारों चीज़ों को बचपन से ध्यान रखेंगे तो बीमारी बिल्कुल बच सकते हैं। तो अब ये योग का क्या अर्थ है? योग मैंने बताया एक जीवन शैली है। ये हम जो लाइफस्टाइल कहते हैं सबसे बेहतर जीवन शैली है। इसके कारण इस हम खान पान का ध्यान रखते हैं। सात्विक भोजन आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया तकरीबन वही है। इसमें शारीरिक व्यायाम है, आसन करने से भी इट लाइक माइल्ड एक्सरसाइज है। अगर हम ज़्यादा करेंगे आसन तो ये एक्सरसाइज के बराबर हो गया। इसके कारण तनाव कम हो जाता है। इसके ऊपर बहुत स्टडीज़ हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा PhD थीसिस भी लिखे गए हैं कि मानसिक तनाव को कम करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। और चौथा है, अगर किसी को नशे की शिकायत है, जैसे सिगरेट पीता है, ड्रग्स लेता है, तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। इसके ऊपर भी काफ़ी स्टडीज़ हैं। डी एडिक्शन के लिए और स्मोकिंग सेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो योग एक होलिस्टिक मेथड है जिससे हम जीवन शैली बदल सकते हैं। दूसरे जीवन शैली से फ़र्क यही है कि इसके अंदर तनाव को भी हम कम कर सकते हैं। और कोई जीवन शैली ऐसी नहीं जिसके अंदर हम तनाव को कम कर सकें। तो ये एक जीवन शैली है और इसके ऊपर रिसर्च हुई है, मैं बताना चाहूँगा आपको। और रिसर्च इतनी हुई है, हार्ट डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा, थोड़ा डायबिटीज़, जस्ट 2-2 मिनट के लिए। आपको पता ही है कि हार्ट डिजीज़ होने से पहले कुछ कारण होती हैं, जैसे किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, किसी को मानसिक तनाव है या ब्लड प्रेशर है। तो ये सब जो तकलीफ़ें हैं इनके कारण होती है। अभी इसके ऊपर रिसर्च हुई है कि हाई ब्लड प्रेशर जो मुख्य कारण है हार्ट अटैक का, वो इससे ठीक हो सकता है। इसके ऊपर कम से कम 100 स्टडीज़ हमने भी की हैं कि इससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। और अगर ब्लड प्रेशर 160-100 से कम है तो आप इसको बगैर दवाई के ठीक कर सकते हैं। जब हम कहते हैं योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं है। योग का मतलब है खान पान भी ठीक रखना है, तनाव भी दूर रखना है और शारीरिक व्यायाम भी करना है। तो इसके ब्लड प्रेशर को आप ठीक कर सकते हैं 160 पे। हमने हज़ारों की हैं और इसके ऊपर हज़ारों पब्लिकेशंस हैं। और इसका असर यही है कि जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन है, सारी दुनिया में जो गाइडलाइंस देती है, उन्होंने भी कहा है कि योग और ध्यान से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अभी इसी साल यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी और सारे यूरोप के जितने देश हैं, ये भी इंटरनेशनल गाइडलाइन, उन्होंने भी यही कहा है कि योग और इससे तो ब्लड प्रेशर इससे ठीक हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर अगर ठीक हुआ तो हार्ट डिजीज़ कम हो गई। दूसरा मैंने बताया इसके कारण डायबिटीज़ हो जाए। डायबिटीज़ के अंदर भी काफ़ी स्टडीज़ हैं। एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है बेंगलोर से, सबसे बड़ी स्टडी है, 30 सेंटर में हुई थी, जिसमें जिन लोगों को डायबिटीज़ को प्री डायबिटीज़ कहते हैं उनको योग कराया गया और उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस कम से कम 50% कम हो गए। तो ये स्टडी जो बेंगलोर से हुई है, बहुत बड़ी स्टडी है, डॉक्टर नागेंद्र ने की है और इसको अमेरिका में सबसे गोल्ड मेडल मिला है। इतनी अच्छी स्टडी, इतनी सबसे बड़ी स्टडी है। और भी डायबिटीज़ के ऊपर स्टडीज़ हैं कि इससे ब्लड शुगर कम हो जाता है। ना केवल ब्लड शुगर कम होता है, उससे मोटापा कम हो जाता है, उससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और उससे जो तनाव है वो भी कम हो सकता है। तो इसके ऊपर भी काफ़ी स्टडीज। तो डायबिटिक गाइडलाइन में भी ये आ गया है कि ये योग और प्राणायाम से फ़र्क पड़ेगा। डायबिटीज़ बहुत भयंकर बीमारी है, आपको जैसे ही पता है। इससे हार्ट डिजीज़ और दूसरी बीमारियाँ हो जाती हैं, तो डायबिटीज़ इससे कम हो जाती है। तीसरा, इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स के भी स्टडीज़ हैं, थोड़ा कम होता है लेकिन ये काफ़ी है कि हार्ट डिजीज़ को कम कर सकता है। तो इससे कम हो सकती है। मोटापा इससे कम हो जाता है, ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है। और इससे मैंने से बताया तनाव तो कम हो ही जाता है, मेंटल स्ट्रेस जो एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। और एक्सरसाइज है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो ये सारी चीज़ें जिससे हार्ट डिजीज़ होती है, ये इसको ठीक कर सकते हैं। साइंटिफिक स्टडीज़ हैं। लेकिन अगर बीमारी हो भी जाए, सबसे पहले मैंने बताया बीमारी शुरू में कोलेस्ट्रॉल जैसा पदार्थ है, थोड़ा जमना शुरू हो जाता है आर्टरीज़ के अंदर। जब अर्ली स्टेज में ये बीमारी होती है, जब जमना शुरू ही होता है, जिसके ऊपर हमने स्टडी किया कि बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। हमने ऐसे लोगों को स्टडी किया जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम था, जिनके पेट के अंदर मोटापा था, उनकी आर्टरीज़ में थिकनिंग, उनको पता नहीं बीमारी है। तो ऐसे लोगों को 100 से ज़्यादा लोगों को हमने योग कराया और हमने देखा कि वो रिवर्सल हो गया कम्प्लीटली। लेकिन अगर बीमारी बढ़ जाए, जैसे 70-80% लोगों की है जिनका बाईपास होता है, ये स्टडी हमने आज से कई साल पहले की थी, 20 साल पहले, और पब्लिश हुई है, बहुत ज़्यादा कोटेड है
इसके साथ साथ 3 और स्टडीज़ हैं जो सिमिलर हैं, जिसमें बताया गया कि इवन एडवांस डिजीज़ को आप थोड़ा रिवर्स कर सकते हैं, बढ़ने से रोक सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसे गाइडलाइंस अब आ गए हैं, किसी की जैसे एंजियोप्लास्टी हुई है, किसी का बाईपास हुआ है, उसको अगर योग कराएंगे तो दोबारा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी स्टडी इंडिया से अगेन हुई है, जिसमें 26 सेंटर में किया गया, जिनको हार्ट अटैक हुआ था, स्टेंट पड़ा था, उनको 2 साल तक फॉलो किया गया। आधे लोगों को योग कराया गया, आधों को नहीं। तो देखा गया कि 2 साल के बाद इन लोगों के अंदर दोबारा हार्ट अटैक करने की मात्रा बहुत कम हो गई, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो गई, और योग से इनको बहुत फायदा। इसी तरह बाईपास के ऊपर भी बहुत सारे, तो क्योंकि ये बीमारी जाती नहीं है बाईपास और एंजियोप्लास्टी से, हालांकि हम करते हैं अगर ज़रूरत हो तो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप योग को जोड़ देंगे। दवाइयाँ तो ऑफकोर्स लेनी पड़ती है अगर बीमारी बढ़ी हुई है। तो इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं। अगर बीमारी हो भी गई है तो भी आप इसको ठीक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। अब बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, किसी को हार्ट अटैक हुआ तो उसका इरेगुलर बीट होती है, जिसको एरिथमियाज कहते हैं। हार्ट रेट कभी मिसिंग होता है, कभी एट्रियल फिब्रिलेशन भी एक तरह की इरेगुलर बीट है। उसके अंदर भी स्टडीज़ हुई हैं कि उसको कम कर सकते हैं। इसी तरह हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट वीक हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इंजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। अगर हार्ट फेलियर है, उसके ऊपर स्टडीज़ हमने अभी की है, गंगाराम हॉस्पिटल से पब्लिश हुई है इंटरनेशनल जर्नल में। वो भी जो हार्ट फेलियर है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। इसके साथ साथ उनका तनाव भी कम हो जाता है। एक बहुत बड़ी स्टडी अभी हो रही है, मैंने बताया 26 सेंटर में हार्ट फेलियर के ऊपर भी, जैसे हमने एंजियोप्लास्टी की बात किया तो देखा। फिनिश ओके, यस आई बीन आस्क्ड टू कंक्लूड। मैं 2 मिनट और लूँगा, बस 1 मिनट ही और। तो उसके अंदर भी हमने देखा कि इसको फ़ायदा होता है। तो इसी तरह मैंने बताया हार्ट के अंदर बहुत फ़ायदा है, डायबिटीज़ के अंदर फ़ायदा है, ब्लड प्रेशर के अंदर फ़ायदा है। लेकिन योग का लक्ष्य केवल आपको बीमारी से दूर रखना नहीं है, आपको एक ऐसा जीवन जीने का तरीका सिखाना है ताकि आप हमेशा तनाव मुक्त रह सकें, स्वस्थ रह सकें और खुश रह सकें। और यही योग का लक्ष्य। अगर बीमारी नहीं है तो करना है आपको, बीमारी नहीं होगी, अगर हो भी गई अर्ली स्टेज में रिवर्स हो जाएगी, एडवांस स्टेज में करेंगे तो बीमारी बढ़ने से रुक जाएगी और काफ़ी हद तक रिवर्स हो सकती है। धन्यवाद। बात ठीक है। Thank you so much, sir. Sir, एक क्वेश्चन है. We'll have only one single question. सर ऐसा सुनने में आता है कि कोविड के बाद किसी को कोविड हुआ है नहीं हुआ है, उसको हर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, क्या ये सच है? नहीं, देखिए आपने बताया कोविड भी, देखिए उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी कम है। कोविड के ऊपर स्टडीज़ हुई हैं, योगा के ऊपर कम से कम 50 स्टडीज़ हैं। जो लोग योग करते हैं उनको कोविड कम हुआ है पहले, कि इम्यूनिटी बढ़ जाती है। लेकिन आपने ठीक कहा कि जिन लोगों को कोविड होता है उससे सारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसके अंदर हार्ट अटैक की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि सबको होता है, ज़्यादातर लोगों को, कुछ लोगों को हो सकता है। उसके अंदर 2 तरह की तकलीफ है। एक तो मायोकार्डाइटिस, जिसको कहते हैं हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन है तो हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट कमज़ोर हो सकता है। दूसरा, इनके अंदर क्लॉट भी बन जाता है, लेकिन वो किसी किसी में होता है, 100 में से 1 को होता है, सबको नहीं होता। ये नहीं कहेंगे कि आपको कोविड है तो 99% लोग ठीक हो जाते हैं कोविड से। लेकिन जिनकी रेजिस्टेंस ठीक नहीं है, एल्डरली हैं बहुत, जिनको बीमारियां हैं दूसरी, उनको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसीलिए हमने ये कहा है कि योग का अगर करेंगे जिनको कोविड हुआ है तो ये बीमारियां कम हो जाएंगी। इसके ऊपर काफ़ी प्रूफ है। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मुझे पूछना है, मुझे ये पूछना है कि जैसे हमारे एनुअल चेकअप्स होते हैं, तो एनुअल चेकअप्स में वो बताते हैं, एक डॉक्टर ने बताया कि आप टीएमटी क्यों करवाते हैं, एज ए प्रिवेंटिव चेकअप टीएमटी नहीं करवाना चाहिए। तो इसमें मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा है। अमेरिका में तो कहते हैं बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, लेकिन देखिए आधा प्रिवेंटिव चेकअप तो आपका आप खुद ही हो जाता है। 90% मैं कहूँगा, नॉट इवन आधा। क्योंकि अगर आप देखिए सैर करते हैं रोज़, अगर आप खाना आपका ठीक है, अगर तनाव नहीं है, अगर सिगरेट नहीं पीते, ये तो हो गया 90% हेल्थ चेकअप यही है आपका। बाकी जो टेस्ट करते हैं, कई लोगों को जैसे डायबिटीज़ है, कईयों को हाई कोलेस्ट्रॉल, पता नहीं चलता है। ये फेमिलियल चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं चलती हैं। जैसे अगर पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, पेरेंट्स को हाई कोलेस्ट्रॉल है, एक फेमिलियल वो हो सकता है, तो उसको चेकअप करना चाहिए। लेकिन रूटीन आदमी को ट्रेडमिल टेस्ट नहीं कराना चाहिए। तभी कराना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा सस्पिशन है, अगर उसके अंदर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हमें शक है, तब कराना चाहिए, वरना नहीं। यू आर राइट। ये अमेरिका में दिखाया गया कि अननेसेसरी करना नहीं चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति वही है जो रोज ठीक खाना खाता है, जो चलता फिरता रहता है, हमेशा हंसता रहता है, टेंशन नहीं होता। यही आप कर सकते हैं, यही हेल्थ चेकअप है। देखिए अगर आप 4 चीज़ें फॉलो करके मैंने बताई हैं तो इससे हेल्दी आदमी हो ही नहीं सकता। अगर आपको तनाव नहीं है, अगर आप सैर करते हैं, पेट साफ हो जाते हैं, तो ये
90% चेकअप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन लोग करते नहीं हैं। हमने देखा, जितने मैंने एक हेल्थ चेकअप मैं करता था गंगाराम में, 99% लोगों को तनाव है, टेंशन है। वो कहते हैं कि हम इसको नहीं ठीक कर सकते, उसका ठीक करिए, योग से कर सकते। थैंक यू सर। एक बार हाई कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं तो क्या उसको कम कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं कंप्लीटली? हाई कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ बहुत यूज़फुल हैं, स्टैटिन से। एक बार आपको बीमारी हो गई, हार्ट अटैक हो, फिर तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि इससे देखा गया है कि 40% डेथ कम हो जाती है स्टैटिन जो है। तो एक बार शुरू की तो हमेशा लेनी पड़ती है, कम भी नहीं होती हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जितनी हाई डोज में दे उसका ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन वो तभी लेनी है अगर आपको बीमारी हो चुकी है। अगर बीमारी हो चुकी है फिर लेनी है। वैसे अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर लाइफस्टाइल से फ़र्क पड़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, जैसे दवाई मेडिसिन शुरू कर दी है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ गया तो बाद में तो भी लेनी है, तो भी लेनी है। अगर नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, तब भी इसके फायदे और भी होते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के, जिसको जी हाँ, तो लेनी है तो हमेशा, अगर बीमारी हो गई। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। सर, आज से 20 साल पहले दैनिक जागरण में आपकी एक स्टडी आई थी ये योग पर, कि हृदय रोग को योग के द्वारा काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है। और मैं योग से जुड़ा हूँ तो मैं बहुत प्रभावित हुआ कि, और उसमें आपने बिल्कुल बताया था कि 50-50 के ग्रुप हमने बनाए थे, बड़ा डिटेल से वो लिखी थी। तो निश्चित रूप से हमें भी योग करने के लिए से एक संबल मिला। धन्यवाद आपका सर। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये स्टडी देखिए, पहले हमने की थी, 2000 में पब्लिश हुई थी, आज से 23 साल पहले। उसके बाद हमने और स्टडीज़ की, ऐसी अर्ली स्टेज में बिल्कुल रिवर्स हो गए। गंगाराम से की थी, आध्यात्मिक साधना केंद्र के साथ। इसके ऊपर कम से कम 20 और स्टडीज़ हैं, लेकिन जो स्टडी हमने की थी वो अभी तक कोट होती है। देखिए, कम से कम 5000 जगह कोट हो चुकी है कि ये पहली स्टडी है जिसमें दिखाया गया कि बीमारी को कम कर सकते हैं। योग का बहुत फ़ायदा है इसके अंदर। उसके बाद बड़ी हज़ारों और स्टडीज़ हैं, मैं बताया ना, मोर देन 1000 स्टडीज़ आर देयर। या There is one more question, I think, at the back. Yeah. ये सर, ये उम्र के साथ जो हमारी डिजीज होती हैं, जिस तरह के प्रोस्टेट है, ये मैं डेली प्रैक्टिशनर हूँ योगा का, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये प्रोस्टेट की जो चीज़ है, ये एज के साथ आती है, ये कि जैसे यूरिन में थोड़ी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए, नॉट टू मच, लेकिन होती है ये। तो इसको मिनिमाइज करने की क्या हम स्टेप ले सकते हैं? ये योग के ऊपर बहुत स्टडीज़ हैं। एंटी एजिंग है इसके अंदर, कुछ हमारे टेलियोमेर लेंथ है वो चेंज हो जाती है। ये इसके ऊपर स्टडीज़ हुई हैं, 8-10 स्टडीज़ हैं कि अगर आप योग करेंगे तो जितने ये एज के साथ साथ सारे ऑर्गन्स काम करना काम शुरू करते हैं। प्रोस्टेट भी नहीं करता, इसलिए हमें ये हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दूसरा कमर की। तो ये सब तकलीफ़ें कम हो सकती हैं अगर आप योग करेंगे। यानी कि आपकी जो ओल्ड एज है बहुत लेट आएगी और आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, आप सफ़र नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी बहुत हैं योग के ऊपर। अगर आप करेंगे तो प्रोस्टेट के चांसेस कम है, लेकिन आपको रोज़ करना है और बचपन से ही करना है। Thank you so much, everyone. Thank you so much, sir.